हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के एक नए यूनिट, एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने हीट और थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 8 को फिनिश कर लिया था। आज इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9। आज का जो क्लास है बच्चों, ये है आपका यूनिट नंबर 9। यूनिट 9 और इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूनिट नंबर 9 है। टोटल हम लोगों को 10 यूनिट पढ़ना है। 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये 9th यूनिट चल रहा है, आज स्टार्ट हुआ है। छोटा सा यूनिट है, फिर हम लोग अपने लास्ट यूनिट की ओर बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 10। ठीक है, तो आज यहाँ ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको, ये है बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिक अजम्पशन का मतलब होता है कि सबसे पहले ये जानिए कि काइनेटिक थ्योरी आखिर क्या है, इसमें क्या क्या बातें हमको पढ़नी है, किस चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करना है, क्या टॉपिक है, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है गैसेस, तो इसमें हम लोग मेनली गैस के बारे में पढ़ेंगे और गैस से रिलेटेड जो डिफरेंट नियम हैं, जो लॉ हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन दो लॉ, ये दोनों लॉ बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और आप इन दोनों के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। हम तो यहाँ पर फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप केमिस्ट्री जब पढ़ते होंगे, जहाँ भी पढ़ते होंगे, जैसे ही पढ़ते होंगे, उसमें भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज, अलग अलग कौन कौन से नियम हैं, जिसमें दो प्रमुख लॉ है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, बोलता है पहले बोल रहा है कि एक गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फेयर्स। एक गैस जो रहता है कंटेन्स, रखता है, क्या रखता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस आप ले लीजिए, किसी बर्तन में रखिए, किसी कंटेनर में रखिए, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अणु, अणु बोलते हैं। और एक चीज आप पढ़ते हैं, एटम्स। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो अणु और परमाणु, ये दोनों चीज आप पहले से पढ़ते हैं, स्कूल में भी जानते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन होता है बताइए? तो अणु बड़ा होता है कि परमाणु बड़ा होता है? मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है कि एटम बड़ा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि कौन बड़ा है। मॉलिक्यूल्स 1 नंबर वाला बड़ा है कि 2 नंबर वाला एटम बड़ा? कौन बड़ा? कमेंट कीजिए, जिनको जिनको आंसर पता है बताइए। दोनों में बड़ा आखिर कौन होता है? अणु, मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं कि एटम्स बड़े होते हैं? किसके अंदर कौन होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने बच्चों को पता है बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर? फातिमा, रजनी, दो लोग अभी ऐड हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं पता तो भी बताइए कि सर हमें नहीं पता। संदीप, संदीप का आंसर आया 1। फातिमा बोली अनु, अच्छा। और रजनी का आंसर बताइए, कौन बड़ा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन बड़ा है, क्या नाम है किसका, किसके अंदर कौन होता है। फातिमा का आंसर अनु, ठीक है।
जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा हम घर बनाए, यहाँ से गेट है, ठीक, इसके अंदर रूम्स है, ये घर हो गया और यहाँ रूम हो गया। अब आपसे हम पूछे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो फटाक से बता दीजिएगा कि रूम बड़ा है कि घर बड़ा है। किसके अंदर कौन है, तुरंत आप बता दीजिएगा। सबको पता है कि होम जो हाउस है वो बड़ा होता है और रूम छोटा होता है, घर के अंदर रूम होते हैं। वही बात यहाँ भी है। जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, परमाणु की संरचना पढ़ते हैं, उसमें ये सब बातें आती हैं। पदार्थ का, मैटर का सबसे छोटा जो भाग है वो है एटम, परमाणु, ठीक है। और परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। इसका मतलब अणु बड़े हो गए, मॉलिक्यूल्स बड़े हो गए और एटम छोटे हो गए। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, उसके अंदर एटम्स होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता है। क्लियर हो गया? अब कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, सबका आंसर सही है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गैस का, कि गैस में करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स अगर हो गए तो उसमें अरबों खरबों क्या होंगे, एटम्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, एटम्स छोटे होते हैं। विचार वे कैसे होते हैं, तो आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, उनमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। और हार्ड स्फेयर, उनका आकृति कैसा होता है, कठोर गोले के समान होता है। गोल गोल होते हैं मॉलिक्यूल्स, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी था काइनेटिक थ्योरी का। दूसरा में आइए, द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब कि अगर किसी बर्तन में गैस रखा हुआ है तो उस पूरे गैस का जो वॉल्यूम होगा उसकी तुलना में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा, नहीं के बराबर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा होता है। और गैस में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एक तरफ और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एक तरफ। तो आप खुद सोचिए, जितना मॉलिक्यूल्स है उसकी तुलना में एक तो सिंगल जो बेचारा है उसका कुछ वैल्यू होगा? कोई वैल्यू नहीं होगा, नगण्य होगा। थर्ड में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग, जो मूव करते हैं, इन रैंडम डायरेक्शन एंड दे डू नॉट प्रीफर टू गो इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली, मतलब इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब अपने अपने डायरेक्शंस में जाते रहते हैं। किसी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, पार्टिकुलर मतलब एक निश्चित डायरेक्शन किसी का नहीं होता है। सब अपना मूव करते हैं, जिधर मन उधर जाते हैं, रैंडम उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल से छुट्टी होती है तो बाहर गेट से बच्चे जब निकलते हैं, मेन गेट से, कोई बच्चा उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ बच्चे इधर चले जाते हैं, सब अपना अलग अलग रास्ता से जाते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ड्यूरिंग रैंडम मोशन, इस मोशन के दौरान क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विथ ईच अदर, आपस में टकराते हैं। ठीक, जैसे बहुत बड़ा खेल का मैदान है, बहुत सारे बच्चे उसमें खेल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, सब आपस में टकराते हैं, रैंडमली घूमने के कारण वो कोलाइड करते हैं। अगर बच्चे लाइन से जाएंगे तो कोई किसी से टकराएगा नहीं, एक डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी टक्कर होगी नहीं। लेकिन गैस में होता क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं, जिसके कारण किसी का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता और वो एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं, कोलिजन वहाँ होते रहता है। और साथ में किससे टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में गैस को रखा गया उससे भी गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल का मतलब समय अंतराल, बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में,
सक्सेसिव का मतलब लगातार, टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल। जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लासेस करते हैं ना, तो एक क्लास खत्म होती है, फिर थोड़ा देर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर दूसरे टीचर आते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर तीसरे टीचर आते हैं। तो बीच का जो टाइम गैप होता है इसी को बोलते हैं हम लोग समय अंतराल। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वहाँ तो बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनके टकराने का बीच का जो समय है बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि एक बार टक्कर हो गया फिर दूसरा मॉलिक्यूल बैठ गया आराम से, चलो अब हम आराम से टकराएंगे 1 घंटा बाद, वैसा नहीं होता। वहाँ जल्दी जल्दी कोलिजन होते रहता है, तो जो समय होता है गैपिंग बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर। कोलिजन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। हम लोग जब कोलिजन चैप्टर पढ़े थे शुरू में, तो वहाँ इसके बारे में डिस्कस किए थे। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन वैसे कोलिजन को बोलते हैं जिसमें 2 चीज़ें कंजर्व रहती हैं, पहला मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो एक ऐसा चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी टाइप के कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कोलिजन के दौरान हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कि सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। आपके पास 2 दिन पहले भी 100 रुपया था, आज भी पॉकेट में 100 रुपया है, तब आपका पैसा क्या है, कंजर्व है, सुरक्षित है, ना खत्म हुआ, मतलब ना खर्च हुआ, ना कहीं से मिला। तो जितना 100 था वही 100 अभी भी है। वही बात यहाँ बोल रहा कि किसी भी तरह का अगर मोमेंटम होगा, किसी भी तरह का कोलिजन होगा, तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये भी इसमें कंजर्व रहेगा, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। 2 चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती रहती। 7वां, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज गवर्नड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ जो गैस का मॉलिक्यूल्स का बीच मोशन हो रहा है, उस मोशन के पीछे जो लॉ काम करता है फिजिक्स का, जो नियम उसमें लागू होते हैं, वो कौन से नियम है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है। आप लोग पढ़े हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये जो तीनों लॉ हैं इनको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में ये नियम लागू होते हैं। फिजिक्स के कई नियम ऐसे हैं, कई लॉ ऐसे हैं जिनका कुछ लिमिटेशन है, मतलब जिनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, कि वो यहाँ लागू होंगे वहाँ लागू नहीं होंगे, यहाँ लागू होगा वहाँ में काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं ओम्स लॉ। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था ना आपके सिलेबस में 10th क्लास में फिजिक्स में। उसमें एक बहुत ही फेमस नियम आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम का क्या सीमा है कि वो ओम का नियम केवल चालक के लिए, कंडक्टर के लिए लागू होता है, इंसुलेटर के लिए लागू नहीं होता, सेमीकंडक्टर के लिए लागू नहीं होता, हर जगह लागू नहीं होता। केवल किसके लिए होता, तो मेटल्स के लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। क्लियर हुआ। लेकिन न्यूटन के लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर चीज के लिए लागू होते हैं। कोई जगह ऐसा नहीं जहां ये लागू ना होते हो। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है मॉलिक्यूल्स पर नहीं के बराबर होता। क्यों, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण तो हर एक वस्तु पर लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो इसका क्यों नहीं लागू होता, इस पर क्यों नहीं होता, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनका मास नहीं के बराबर होता है। ठीक, तो उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं होता। गैस एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, एक्सर्ट का मतलब अप्लाई करना। क्या अप्लाई करता है गैस, प्रेशर, दबाव, किस पर, वॉल ऑफ कंटेनर, बर्तन की दीवार पर गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है।
दबाव लगाया जाता है। अब प्रेशर कितना लगाया जाता है वही हमको यहाँ आगे पढ़ना है। तो इसका बहुत ही लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपको नहीं जानना, केवल आप फॉर्मूला जानिए कि गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा कितना प्रेशर गैस की जो बर्तन है जिसमें उसको रखा गया है उस पर लगाया जाता है। आपको याद होगा, आपको हम इसके पिछले वाले क्लास में एक सिस्टम बताए थे, पिस्टन। एक सिलेंडर हमने लिया था, देखिए कुछ इस तरह का था, वो फिगर हम बना देते हैं। इस तरह का एक सिलेंडर था लोहे का, इसमें एक ऐसा पिस्टन नाम का सिस्टम लगा हुआ था। ये पिस्टन वही है जो आप अपने साइकिल में हवा भरते हैं ना, आपस में टकराते हैं और साथ में क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं, तो ये जो दीवार है ना, ये वॉल दिख रहा है, ये जो वॉल है चारों तरफ, इस पर ये गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं। तब यही जानना है कि आखिर ये प्रेशर कितना लगाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी, डेंसिटी होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। इस डेंसिटी को लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे घुमा दिए, इसको बोलते हैं रो। मास को आप जानते हैं एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर फॉर्मूला निकला एम बटा भी। अब यहाँ पर भी से एक चीज और है, जैसे हम लोग यहाँ भी से तो वॉल्यूम लिखे, लेकिन भी से एक चीज और होता है, आप पढ़े हैं बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत पहले आपको हम पढ़ाए थे ना, याद होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्स बटा में टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। रूट, रूट लगा रहेगा, रूट समझते हैं। एम से होता है मीन, एस से होता है स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस शॉर्ट में। मतलब वेलोसिटी रहेगा लेकिन वो रूट के अंदर रहेगा। मीन मतलब होता है एवरेज, v1 v2 डॉट 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 vn तक रहेगा, बटा इसको n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल गया, रूट लग गया। आप क्या करना, सब में स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर 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 चला जाएगा। हाँ, होल स्क्वायर अलग होता है, यही अंतर है। होल स्क्वायर करना अलग होता है और एकक चीज पर स्क्वायर करना अलग होता है। जैसे आपको हम दिए 3 + 5, इसको स्क्वायर करके जोड़िए और इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या आंसर एक होगा क्या अलग होगा। हम बोले इसको स्क्वायर करके जोड़ना, तो स्क्वायर करके कैसे जोड़ेंगे आप, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आंसर होगा 9, और यहाँ हो जाएगा 25, कितना आ रहा है 34। ये आप किए स्क्वायर करके ऐड किए और हम बोल दिए होल स्क्वायर कर दीजिए, तो होल स्क्वायर आप कैसे करेंगे, 3 + 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
64 आ जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर है, एक है स्क्वायर करके जोड़ना और एक है होल स्क्वायर कर देना, तो अलग होता है। यहाँ हम लोग क्या किए, सब अलग अलग स्क्वायर किए। इसी को बोलते हैं बच्चों आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। वही आरएमएस यहाँ आया है। तो प्रेशर का एक फार्मूला ये है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये रो कैसे आ गया, एम बटा भी, देखिए यहाँ पर क्या है एम बटा भी है, उसके जगह हम क्या लिखे हैं, रो लिखे हैं। तो वही एम बटा भी की जगह रो आ गया, भी स्क्वायर आरएमएस अपने जगह रहा, 1/3 अपने जगह रहा। तो यही प्रेशर का फार्मूला निकल गया। कैसा प्रेशर, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, तो कंटेनर पर, बर्तन पर, जिस बर्तन में गैस को रखा गया। क्लियर। अभी हम लोग पढ़े आरएमएस वेलोसिटी, E बराबर 1/3 एम बटा भी, भी स्क्वायर आरएमएस। अब देखिए ई जो एम बटा भी और भी स्क्वायर, इसको कभी गलती से काटिएगा नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं P बराबर 1/3 एम बटा भी स्क्वायर आरएमएस लिखा हुआ है, इसका बेस में आरएमएस लिखा हुआ है। बेस तो समझते हैं ना, जैसे आप ऑक्सीजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं O2, तो ये बेस में 2 लिखे, वही इसका बेस में आरएमएस लिखा हुआ। अब क्या करते हैं बहुत बच्चे, एक भी से एक भी को काट देते हैं, तो लिखते कैसे हैं वो, m/3 एम भी आरएमएस। तो ये सरासर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं काटना है कभी। क्यों नहीं काटेंगे सर, तो इसीलिए नहीं काटेंगे क्योंकि इस भी का मतलब वॉल्यूम है और इस भी का मतलब वेलोसिटी है। दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग चीजें हैं, उसको हम कभी भी काट नहीं सकते। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसको आपस में काटना नहीं है और सही छोड़ देना है। इस भी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिए, तो ये भी चला गया तो पीवी बन गया। 1 मोल गैस के लिए हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पीवी बराबर आरटी। ठीक है, तो अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 को आप जरा गौर से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि दोनों का LHS इक्वल है, इधर भी पीवी है यहाँ भी पीवी है। तो दो इक्वेशन का जब LHS इक्वल होता है तो क्या होता है, RHS भी इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों RHS इसको इक्वल कर दिया, RT बराबर क्या निकल गया, 1/3 mv स्क्वायर RMS। तो जहाँ R से क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू इतना होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये कैपिटल R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू है। अब हम क्या किए, इस भी स्क्वायर को इधर रखने दिए, 3 जो नीचे था 3 को यहाँ भेज दिए, ये 3 आ गया इधर, m जो मल्टीप्लाई में था ये आ गया इधर, तो क्या बनेगा, भी स्क्वायर आरएमएस बराबर 3RT बटा में m बन जाएगा। बना। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, रूट बना देगा। आइए देखिए आगे रूट बना हुआ होगा, देखिए यहाँ पर बना हुआ ना, भी स्क्वायर बराबर 3RT बटा में m। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ये 3 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बच गया t और बचा m। तो आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के रूट पर, और आरएमएस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ओवर मास। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। देखिए नीचे लिखा हुआ, here we see that RMS velocity of the molecule of gas is directly proportional। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पर है, मास ऑफ गैस। तो ये रिलेशन जो है ये एग्जाम में आता है, पूछता है कि आरएमएस वेलोसिटी किस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन देगा, सही वाले पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया यूनिट नंबर 9 जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोगों ने पहले उसके बेसिक अजम्पशंस, जो बेसिक प्रॉपर्टी थे कि आखिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या क्या होता है उनको जाना। फिर हमने प्रेशर का फार्मूला सीखा, फिर हमने आरएमएस वेलोसिटी और उसी प्रेशर के फार्मूला को देखा कि जो आरएमएस वेलोसिटी किस किस बात पर निर्भर करती है। तो पहला हमने क्या पाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास पर। याद रखिएगा दोनों में रूट लगा हुआ रहेगा, रूट नहीं रहेगा तो उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब कल हम लोग मिलेंगे अपने टाइम पर 5:30 बजे
रेगुलर जैसा क्लास चलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।